हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कहने को तो ये सीरीज़ यूपीएसआई और बिहार एसआई से रिलेटेड है, लेकिन जिस एग्ज़ाम में भी पॉलिटी पूछा जाता है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है इसमें एमसीक्यू से रिलेटेड, वो आपको एक जगह पे पूरा एक तरीके से आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो अलग अलग रिसोर्सेज से लिए हैं। जैसे लूसेंट से लिए हैं, उसके अलावा अदर वेबसाइट से भी लिए हैं, और अलग अलग बुक से मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और इसमें पूरा आपको कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। तो एक तरह से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो सब आपको मिल जाएगा। तो यूपीएसआई और बिहार एसआई से रिलेटेड ये हमारा प्लेलिस्ट है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं पॉलिटी में, वो सारे चैप्टर्स इस प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूरा कवर करना है पॉलिटी, तो ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं लूसेंट से रिलेटेड धीरज सर के, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा शुरू से ज़ीरो से लेकर के एंड तक देख सकते हैं पॉलिटी। लेकिन इसमें स्पेशली हम उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि यूपीएसआई में और बिहार एसआई के सिलेबस में गिवन है। तो बस उतने ही टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो प्रीएम्बल का जो थ्योरी पोर्शन है वो धीरज सर कवर करा चुके हैं। तो ये जो वीडियो है वो ये उस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि प्रीएम्बल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स हैं, बिहार एसआई हो गया, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी, तो जिन एग्ज़ाम्स में भी आपका पॉलिटी सेक्शन से पूछा जाता है उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। साथ ही साथ जो प्रीएम्बल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। कम से कम एक तो पूछे ही जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 3 4 कुछ कितने भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा वीडियो एंड में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जो कि 42nd अमेंडमेंट था। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें ऐड की गई थी, काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई थी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1976 का जो अमेंडमेंट है, जिसको 42nd अमेंडमेंट, जिसको संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भी कहा जाता है, या इंग्लिश में कहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी कहा जाता है। तो इसमें आपसे पूछ रहे कि कितने वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया था, कौन कौन से वर्ड है जिनको प्रियम्बल में ऐड किया गया था 1976 के अमेंडमेंट के बाद। तो आपके पास ऑप्शंस है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी, इंटेग्रिटी। तो इनमें से किसको ऐड किया गया था? तो हमें पता है, हम चैप्टर कवर कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है थ्योरी का, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो एमसीक्यू का आंसर करने में। अगर आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमें पता है सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेक्युलर ऐड किया गया था, और इंटेग्रिटी ऐड किया गया था। डिग्निटी जो है ये ऐड नहीं किया गया था। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि डिग्निटी वर्ड को ऐड नहीं किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट इंसर्टेड, तो डिग्निटी को इंसर्ट नहीं किया गया था। बाकी सोशलिस्ट को, सेक्युलर को और इंटेग्रिटी को, इनको ऐड किया गया था 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। देखिए, सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि कान को सीधा पकड़ लो या उल्टे हाथ से कान को पकड़ लो, मतलब कान आपको एक ही पकड़ना है, आप चाहे सीधा पकड़ लीजिए या हाथ घुमा करके कान को पकड़ लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे एग्जामिनर करता है। कह रहा है कि संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से किस विचार को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो जब संविधान बन रहा था, ठीक है, जब मतलब नया नया, मतलब जब हम कह सकते हैं कि लॉन्च ही जब हुआ था, तो इनमें से उसके इनैक्टमेंट के टाइम पे इनमें से कौन सा आइडियल है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था? लिबर्टी, इक्वालिटी,
सोशलिस्ट या जस्टिस। तो हमें पता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस ये सब पहले से था, लेकिन कौन नहीं था? तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा। देखिए सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी को 1976 के बाद ऐड किया गया था, इस अमेंडमेंट के बाद। तो हम कह सकते हैं कि जब इनैक्टमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का तो लिबर्टी वर्ड पहले से ही उसमें था, इक्वालिटी भी था, जस्टिस भी था, लेकिन जो सोशलिस्ट वर्ड है ये कब ऐड किया गया? तो 1976 के अमेंडमेंट के बाद। तो हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड है, ये वर्ड उस टाइम पे नहीं था जब इनैक्टमेंट हो रहा था। इनैक्टमेंट कब हुआ था हमें पता है, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। सोशलिस्ट वर्ड नहीं था जब इनैक्टमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, बाकी सारे वर्ड्स पहले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने प्रीएम्बल में चेंजेस किया था? ठीक है, जिसने प्रीएम्बल में चेंजेस किया था। तो हमें पता है कि 1976 का जो अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट, उसमें प्रीएम्बल में चेंजेस किया गया था और 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गए थे। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर है? चलिए कोशिश करिएगा 5 सेकेंड का टाइम लेकर के कि आप आंसर करें। ठीक है, आंसर, और उसके बाद आप देखिएगा टैली करके वीडियो के एंड में कि आपने कितने सही किए, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने आपने सही किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को इस प्रकार पढ़ती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है, अगर आपको प्रीएम्बल याद है या आपने कभी प्रीएम्बल पढ़ा हुआ है तो प्रीएम्बल में किस तरीके से लिखा गया है। तो आपको पता है कि जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो हैं प्रीएम्बल में दिए हुए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक के बाद एक, जैसा प्रीएम्बल में दिया गया है वैसा वर्ड बाय वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। उल्टा पुल्टा कुछ याद मत कर लीजिएगा, वरना एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस सही बताइए, सही सीक्वेंस इन वर्ड्स का क्या गिवन है प्रीएम्बल में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है, द प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। इंडिया को किस तरीके से हमारा प्रीएम्बल पढ़ती है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोवरिन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, या सोशलिस्ट सोवरिन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, या डेमोक्रेटिक सोवरिन सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हमें पता है कि जो प्रीएम्बल में गिवन वर्ड्स हैं, जिस सीक्वेंस में गिवन है वो क्या है? वो ऑप्शन ए है, सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। देखिए फिर से अगेन वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि किस अमेंडमेंट के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। वैसे तो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, इंटीग्रिटी भी, लेकिन आपसे यहाँ पे 2 ही पूछा है कि ये दोनों बताइए आप। ठीक है, तो हमें पता है 42nd अमेंडमेंट के बाद ये वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे, तो क्या लिख देंगे? 42nd अमेंडमेंट, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में, रट लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य या केरल राज्य कह सकते हैं का मामला एक मील का पत्थर माना जाता है? फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केस ऑफ द भारती केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क। देखिए केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो जजमेंट आया था उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, या हम अपने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। उसके जजमेंट को मील का पत्थर माना जाता है, लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि केशवानंद भारती वनम स्टेट ऑफ केरला का जो केस है उसने हमारे डेमोक्रेसी को बचा लिया था, सेव कर लिया था। ठीक है, तो क्या जजमेंट उसमें आया था? ऑप्शन आपके पास है, द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स। क्या ये जजमेंट आया था? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी के सेक्शन में जा करके वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल ये जजमेंट नहीं था। दूसरा बी ऑप्शन है, एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, ये भी नहीं था।
देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में क्या हुआ था। देखिए जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो हर स्टेट को क्या करना था, अपने आप को डेवलप करना था। तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो उस समय क्या किया गया था, कुछ हर स्टेट नया लैंड रिफॉर्म एक्ट ला रहा था ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि पहले जो जितनी भी लैंड्स थी ना, बड़े बड़े अमाउंट में, बड़े बड़े मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लैंड्स या तो पहले ज़मींदार के पास थी, या तब जो जितने भी ज़मींदार थे उनके पास होती थी, या हम कह सकते हैं एक तरीके से नवाब हुआ करते थे उनके पास होती थी, या हम कह सकते हैं कि उसी तरीके से केरला में एक टेम्पल था, ठीक है। तो वहाँ के हम कह सकते हैं कि प्रीस्ट थे केशवानंद भारती जी। तो वो एक पृष्ठ थे जिस टेम्पल में, उसका जो लैंड था उस टेम्पल के पास भी बहुत सारा लैंड था। तो केरला स्टेट चाहती थी कि उस टेम्पल का लैंड वो एक्वायर करे और उसमें डेवलपमेंट का काम करे। तो उसी के खिलाफ इन्होंने केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है, रिट पिटीशन वहाँ पे फाइल किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है वो वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर वो केस करने चले गए वहाँ पे। और उन्होंने ये भी इसका भी प्रेम्बल का भी हवाला दिया। तो इसी जजमेंट में वैसे तो काफ़ी लंबा केस है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझा नहीं पाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि क्या मामला था। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ और केसेस थी, जैसे गोपालन केस में कुछ और फैसला दे चुकी थी। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने उन्हीं पुराने फैसलों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट दिया कि जो प्रियम्बल है ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और साथ ही साथ ये जो प्रियम्बल है ये सब्जेक्ट मैटर है अमेंडमेंट का, जिससे पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दो बात बोली कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रियम्बल है वो अमेंड हो सकता है, और कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये कहा था, लेकिन उन्होंने एक और बात कहा कि ये सब तो ठीक है, ये आप कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आपका कोई भी रूल या कोई भी लॉ अफेक्ट करता है तो वो लॉ क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्लियर है। तो इतनी बातें उन्होंने कही थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे इंडिया हमारा सोवरेन स्टेट है, जुडिशियरी किसी के अंडर में काम नहीं करेगी, जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं कि आती है। तो ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अमेंड कर सकते हैं प्रियम्बल को, साथ ही साथ जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर है। तो आई होप इससे आपको तीन बातें पता चल गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को देखिए, पहला वर्ड है सोशलिस्ट, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है सोवरिन, चौथा है सेक्युलर। तो आपसे ये पूछ रहा है चूज द रिस्पॉन्स दैट गिव्स द करेक्ट इन द प्रियम्बल। आपको कह रहा है कि प्रियम्बल में जिस सीक्वेंस में ये वर्ड्स गिवन है ना, वो एग्जैक्ट वही सीक्वेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या पहले डेमोक्रेटिक है, या पहले सोवरिन है, या पहले सेक्युलर है, या सोशलिस्ट है। तो किस तरीके से गिवन है आपको पता होना चाहिए। पहले सोशलिस्ट, सोवरिन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहले सोवरिन है, उसके बाद सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहले क्या है, सोवरिन। तो सी पहले क्या हो जाएगा, सी। एक्चुअली यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना चाहिए था, मैंने ABCD लिख दिया है। तो चलिए कोई नहीं, हम कर लेंगे। पहले सी होगा, उसके बाद सोवरिन के बाद सोशलिस्ट होगा, ए होगा, उसके बाद सेक्युलर होगा, डी होगा, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि बी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक लिख रहा हूँ मैं, 3, 1, 4 और 2। तो 3142 कहाँ पे, 3142 ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, किस तरीके से गिवन है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों एवं उद्देश्यों को आगे विस्तार से बताया गया है।
कह रहे हैं कि द आइडियल्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन। तो देखिए हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो प्रियम्बल से पता चलता है। प्रियम्बल एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो चीज़ें प्रियम्बल में गिवन है उसको इलेबोरेटेड फॉर्म में कहाँ पे दिया गया है। अब पूरा देखिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पे ही तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। प्रियम्बल तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बताती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, जो जो फ्रेम कर रहे थे जो लोग, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, तो वो ऑब्जेक्टिव बताता है प्रियम्बल। लेकिन प्रियम्बल में जो चीज़ें गिवन है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में कहाँ पे दी गई है, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में दी गई है, या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में दी गई है, या फिर कहीं नहीं दी गई है। या तीसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले चैप्टर में भी थोड़ा दिया हुआ है, और थोड़ा फंडामेंटल राइट वाले में भी दिया हुआ है, और थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटी वाले में भी दिया हुआ है। तो ये सही आंसर हो जाएगा कि प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स बताया गया ना वो बाकी इलेबोरेटेड फॉर्म में यानी कि एक्सप्लेन्ड वे में कहाँ पे दिया गया है, तो एक्सप्लेन्ड वे में वो दिया गया है उस चैप्टर में जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन है, फंडामेंटल राइट्स वाले में भी थोड़ा सा है, और फंडामेंटल ड्यूटी वाले में भी थोड़ा सा है। क्लियर है? तो आपको ये याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इफ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेक्युलर इन इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन सा टर्म है जो सेक्युलर के लिए एकदम फिट बैठता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस बात को सही प्रूव करता है। तो पहला ऑप्शन है इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सेक्युलर का मतलब ही होता है कि चलिए, हाँ नहीं एलिमिनेट नहीं होगा, बात सही है कि इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन। इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हम कर देंगे। इंडिया का ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री कहता है और उसने इस्लाम को क्या बोला हुआ है कि हमारा रिलीजन है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा है इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के लोग को रिलीजियस फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन क्या ये सेक्युलर को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि क्या बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर पा रही है। तो ये भी अभी हम इसको, बात तो सही है लेकिन हम इसको अभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही, इंडिया में जिसका जो मन है उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। और डी ऑप्शन कहता है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो देखिए, हम कभी भी पॉलिटी में अगर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो हम अपने इमोशंस के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा मन क्या कहता है हम उस बात को नहीं टिक करेंगे। हम उस बात को टिक करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बिल्कुल फिट बैठता होगा, जो कि पॉलिटिकल लैंग्वेज में बिल्कुल फिट बैठता होगा, हम उस चीज़ को ऑप्ट करेंगे। क्लियर है? तो डी ऑप्शन कहता है कि देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इंडिया जो है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल उसने किसी को रिलीजन को अपना नहीं माना है। और लेकिन उसने छूट दी है कि इंडिया में जिसका जो मन करे उस रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है, उसको प्रीच कर सकता है। क्लियर है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, दैट्स वाई इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following describes India a secular state? इंडिया को सेक्युलर स्टेट कौन डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट, या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या 9th शेड्यूल, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो हमें पता है कि प्रीएम्बल में ही गिवन है कि इंडिया क्या है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है ना, वहाँ पे लिखा तो हुआ है प्रीएम्बल में साफ साफ। तो हम सीधा बी पे कुछ बिना सोचे समझे बी पे टिक कर देंगे। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। चलिए अगर वहीं पे अलग चीज़ों की हम बात कर ले तो फंडामेंटल राइट्स में तो हमारे जितने भी राइट्स गिवन है वो दिए गए हैं कि हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है जिसको वायलेट करने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट पिटीशन लेके, या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके अलावा 9th शेड्यूल में ऐसी चीज़ है, 9th शेड्यूल का क्या, अगर आपने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े होंगे, जो बेरूबारी केस वगैरह पढ़ा होगा, सॉरी बेरूबारी कह रहे केशवानंद भारती वगैरह केस पढ़ा होगा आपने, तो उसमें साफ साफ दिया गया 9th शेड्यूल की बात की गई कि 9th शेड्यूल में ऐसे लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था जिसको गवर्नमेंट चाहती थी कि इसके ऊपर कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट ना जा सके। तो 9th शेड्यूल में ऐसी चीज़ों को डाल दिया जाता था जिसमें डालने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। जो कुछ 9th शेड्यूल में आ गया उसके खिलाफ
यू कैन नॉट टेक एक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें 9th शेड्यूल में थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या है, जो नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, ये चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गिवन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि प्रीएम्बल में दिया गया है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी लिबर्टी नहीं बताई गई है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट है इंसान के पास, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ गिवन है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ राइट टू फ्रीडम में, ठीक है, लिबर्टी वाले कॉलम में ये सब गिवन है। उसके बाद लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं नहीं दी गई है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी क्या गारंटीड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वालिटी की बात की तो गई है, कैसे हम कह रहे हैं कि इक्वालिटी की बात नहीं की, मतलब नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी हमें मिली तो हुई है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है हमारा, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। सोशल इक्वालिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी क्या, अच्छा सॉरी, ये हमने गलत पढ़ लिया। देखिए, पहला ऑप्शन है कि सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड, हाँ तो गारंटेड है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये राइट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। तो कहाँ से एग्जिस्ट करती थी सोशल इक्वालिटी, नहीं करती थी भाई, बहुत चीज़ें थी। अगर सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती तो आर्टिकल 15 लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। सोशल इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट करती तो आर्टिकल 17 लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे कहता है कि अनटचेबिलिटी हटाने के लिए आर्टिकल 17 का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रेस एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये आर्टिकल्स लाने की, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि सोशल इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था उनको, जहाँ पे पुरुष जो काम करते थे महिलाओं को वो काम करना अलाउड नहीं था। तो सोशल इक्वालिटी कहाँ से थी। साथ ही साथ जितने सारे भी लैंड्स होते थे वो ज़मींदार के पास होते थे, बाकी लोग उनके अंडर में काम करते थे, ठीक है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। तो सोशल इक्वालिटी तो थी ही नहीं, ठीक है, मतलब न के बराबर थी। और सी ऑप्शन कहते हैं कि सोशल इक्वालिटी इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही, गारंटीड है सोशल इक्वालिटी। अब आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, आपको हर इंसान को इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो चाहे किसी इंसान की तरफ से हो। अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट करता है आपके रिलीजन के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, तो आप क्या कर सकते हो, उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हो। वो नहीं कर सकते, आपका फंडामेंटल राइट है इक्वली ट्रीट होना, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 1975 में, गौर से सुनिएगा, 1975 में इनमें से कौन सा वर्ड इंक्लूडेड नहीं था। फ्रैटर्निटी, सॉवरेन, इक्वालिटी, इंटेग्रिटी। तो इनमें से कौन नहीं था। तो हमें पता है कि इंटेग्रिटी कब आया, इंटेग्रिटी तो आया भाई जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो उसके बाद 3 नए वर्ड्स आए, कौन कौन से, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड ये इंटेग्रिटी। तो हम कह सकते हैं कि इंटेग्रिटी 1975 में नहीं था। बहुत ही हलवा आंसर, ठीक है, इंटेग्रिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The preamble of the Indian Constitution adopted on 26th November 1949 did not include the terms। कह रहा है कि जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि इंक्लूड नहीं किया गया था। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। बाकी ये जितने पिछले क्वेश्चंस भी थे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गए थे, लेकिन मैं वो लिखना भूल गया मैंने कि कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया था। तो देखिए, जब प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था 1949 में 26 नवंबर को,
हालांकि ये इनैक्ट काम करने इसने शुरू किया 26 जनवरी 1950 से, लेकिन ये क्या हो गया था, अडॉप्ट हमने कर लिया था 1949 26 नवंबर को। तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं, इसी दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था, इंटेग्रिटी नहीं थी, रिपब्लिक था, तो ABC नहीं था, यानी कि 1 2 3 नहीं था हम कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 1 2 3 नहीं था, बाकी रिपब्लिक तो था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, उसको आप क्या करते हैं, आप उसको गौर करिए, उस पर बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। पहला ऑप्शन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो तो पंडित नेहरू ने ही पास किया था, ठीक है। उसके बाद इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। क्या प्रीएम्बल जस्टिशिएबल है, तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में। उसके बाद कह रहा है कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो बिल्कुल गलत बात है, अमेंड किया जा सकता है ना, 1976 में किया तो था हमने अमेंड, तो ये गलत है। फोर्थ है, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्पेसिफिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 एंड 4 बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनऑगरेटेड। इनॉगरेट जब किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था इंडियन रिपब्लिक का, भारतीय गणतंत्र का 26 जनवरी 1950 को? क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ठीक है, तो हमें पता है कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, इनमें से कुछ वर्ड्स हमने 1976 में ऐड किए थे, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये वर्ड हमने बाद में यूज़ किए थे। तो सोशलिस्ट सेक्युलर तो नहीं होगा, तो क्या होगा, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो यही वर्ड था, सिर्फ सोवरेन हमने लिखा था, बाकी सोशलिस्ट और सेक्युलर तो हमने बाद में ऐड किया था। क्लियर है। तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, के.एम. मुंशी वॉज रिलेटेड टू। के.एम. मुंशी किससे रिलेटेड थे? तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी ना, कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है, तो उस ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे के.एम. मुंशी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी से रिलेटेड थे। और के.एम. मुंशी जी ने ही कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन डेमोक्रेसी की जन्म कुंडली है। क्लियर है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस से रिलेटेड ईयर कौन सा है? तो हमें पता है 1960 में बेरूबारी केस हुआ था। क्लियर है, जिसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मैम ये है प्रीएम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है? तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। किन्होंने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। तो याद रखिएगा इसको, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द प्रीएम्बल इज द इंडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसने कहा था कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो की नोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो लैंग्वेज है, हमें पता है कि आइडिया तो हमने लिया है यूएसए से, ठीक है ना। किसका? प्रीएम्बल का आइडिया हमने यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए सबसे पहली कंट्री थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को ऐड किया था। लेकिन हमने जो प्रीएम्बल का लैंग्वेज रखा है वो लैंग्वेज हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो वो लैंग्वेज हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल भूल करके भी अमेरिका मत मार के आ जाइएगा,
ये बिल्कुल सही बात है कि हमने प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से लिया था, लेकिन जो प्रियम्बल का लैंग्वेज है उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है, तो उसका आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन एक और चीज इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर सीधा पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ पूछ ले कि इनमें से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि प्रियम्बल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा है, तो आप कहोगे आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किन्होंने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो चलिए इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। इंडियन जो प्रियम्बल है इंडिया का, वो बेस्ड है कैसे, किस पे बेस्ड है, तो आपके पास ऑप्शंस है फिलोसफी ऑफ इंडिया पे, या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, या इंडियन कल्चर, या रिलीजियस कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड, सॉरी बी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। इस पे बेस्ड है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स। प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है सबसे पहले ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है, तो सेम दे दिया है, वी का मतलब क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, तो उसको अथॉरिटी मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देता है, जस्टिस की बात करता है, प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि जस्टिस हम देंगे, तो कितने प्रकार की जस्टिस देता है, तो 3 प्रकार की जस्टिस देता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस की बात करता है, तीनों प्रकार की जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सबकी। अच्छा, जस्टिस, सोशल जस्टिस का क्या मतलब हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब हो गया। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि हमें कि सोसाइटी में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबको समान समझा जाएगा, सबको समान ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो वेल्थ की अगर बात की जाए तो वेल्थ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सब में इक्वालिटी बनी रहे, ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है किसी के पास बहुत कम है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की जाती है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सबको जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ में सबको मतलब कंट्रीब्यूट करने का समान मौका दिया जाएगा, सबको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, सब चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस भी इंश्योर की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमें पता है कि केशवानंद भारती केस में तो इन्होंने कहा कि पार्ट है, लेकिन बेरूबारी यूनियन केस में इन्होंने कहा कि पार्ट नहीं है, यानी कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरूबारी यूनियन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which case the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is an integral part of the Constitution। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि बेरूबारी में तो उन्होंने मना कर दिया था कि प्रियम्बल नहीं है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, हम अब फैसला सुनाते हैं कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे, जी हाँ बिल्कुल है। और उसको बोलेगा कैसे कह सकते हो कि प्रियम्बल पार्ट है, तो आप उसको हवाला देंगे नहीं वो वाला हवाला नहीं, हवाला आप ये देंगे कि हाँ, हवाला ये देंगे कि केशवानंद भारती केस उठा लो और पढ़ लो। ठीक है, अगर उससे भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है तो LIC केस उठा लो और पढ़ लो। इन दोनों में लिखा हुआ है कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the preamble states that the constitution derives its authority from। preamble बताता है, preamble explain करता है कि जो हमारा constitution है वो अपनी authority, वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है,
तो पीपल ऑफ इंडिया से प्राप्त करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? पीपल ऑफ इंडिया ने नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली उन्होंने बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है, लेकिन उन लोगों ने बनाया है जिसे पीपल ऑफ इंडिया ने इलेक्ट करके भेजा है। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को। इसीलिए जो प्रियम्बल है वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो है ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त करती है? तो पीपल ऑफ इंडिया से प्राप्त करती है। तभी तो सबसे पहले ही लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर प्रियम्बल डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। प्रियम्बल में डेट ऑफ अडॉप्शन क्या लिखा हुआ है? क्या 26 जनवरी लिखा हुआ है? क्या 26 नवंबर लिखा हुआ है? बताइए, 26 जनवरी लिखा हुआ है या 26 नवंबर लिखा हुआ है? आपके पास टाइम है कितने सेकंड का? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, ये मैं थोड़ा टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि रिपब्लिक डे हम मनाते हैं कब? रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? उसी दिन अडॉप्शन हुआ था प्रियम्बल का। ठीक है, और ये उसी दिन अडॉप्शन हुआ था और प्रियम्बल में भी वही डेट लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि प्रियम्बल में क्या डेट लिखा हुआ है। तो चलिए, आई होप आपने आंसर अभी तक कर दिया होगा। और प्रियम्बल में जो डेट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा कभी फ्यूचर में कभी भी पूछे कि प्रियम्बल में क्या डेट लिखा हुआ है अडॉप्शन का। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949। क्लियर है? चलिए, और इसी डे को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर जस्टिस की बात प्रियम्बल करता है तो 3 तरीके की जस्टिस की बात करता है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। तो इकोनॉमिक जस्टिस आगे चल के किस में इलेबोरेटिव वे में लिखा हुआ है? क्या प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, या प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, या फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है? तो देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस एक तो हमारा लिखा हुआ है प्रियम्बल में, ठीक है, और दूसरा हमारा लिखा हुआ है किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों बात करते हैं किसकी? इकोनॉमिक जस्टिस की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। किस कंट्री ने मतलब किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बार प्रियम्बल से बिगिन हुआ था? तो यूएसए, हमें पता है यूएसए ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था प्रियम्बल का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम। जो आइडियल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस हो, ये तीनों तरह की जस्टिस की जो बात हो रही है हमारे प्रियम्बल में, इसका आइडिया हमने कहाँ से ड्रॉ किया है? तो इसका आइडिया हमने ड्रॉ किया है रशियन रिवॉल्यूशन से। कहाँ से? रशियन रिवॉल्यूशन से। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आइडियल है वो जस्टिस का, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, कहाँ से इसके लिए इंस्पिरेशन हमने गेन किया है? तो आप क्या टिक करके आइएगा? रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। देखिए, इससे पिछले क्वेश्चन में था कि जस्टिस का आइडियल हमने कहाँ से लिया है, इसमें पूछ रहा है कि जो लिबर्टी का आइडियल है ये हमने कहाँ से लिया है? लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का, ये हमने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो ए आंसर इसका सही, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रियम्बल। इनमें से प्रियम्बल के बारे में कौन सा ट्रू है? पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड अ सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। बी कहता है इट इज़ जस्टिशिएबल। तो ये तो बिल्कुल गलत है, जस्टिशिएबल नहीं है, आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में।
सी कहता है इट प्रोविजंस आर इनफोर्सिबल इन कोड्स ऑफ लॉ, ये भी बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन था कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड अ सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोवरिन मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल इम्प्लाइज, जो वर्ड लिखा हुआ है प्रिएम्बल में सोवरिन, इसका क्या मतलब होता है? इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है इंडिया इज़ निदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर्स नेशन, तो बिल्कुल सही बात है, इंडिया किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी के अंडर में है। सी ऑप्शन है इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंडिया अपना काम एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो वो खुद अपने हिसाब से करने को फ्री है, बिल्कुल किसी के लिए बाध्य नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सारे सही हो जाएंगे। तो सॉवरेन का क्या मतलब है कि इंडिया बिल्कुल फ्री स्टेट है, चाहे इसका इंटरनल मामला हो एक्सटर्नल मामला हो ये अपने आप सॉल्व करेगा, किसी के अंडर में ये नहीं है। ठीक है, तो सॉवरेन का ये मतलब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू है? तो पहला कहता है इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डज नॉट अफेक्ट इंडियाज सॉवरेंटी इन एनी मैनर, तो बिल्कुल सही बात है, इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है। कॉमनवेल्थ का बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर में रहे हैं गुलाम, तो चाहे वो रहे हैं, ये तो पास्ट की बात हो गई ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इंडिया की सॉवरेंटी को इससे बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब देखिए यूएनओ का भी मेंबर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉवरेंटी पे इंडिया का, ऐसा नहीं कि वो आके हस्तक्षेप करेंगे कि आप ये मत करिए वो मत करिए। इंडिया ऐसा कहते हैं ना कि ये हमारे घर का मामला है, हम जो चाहे वो करेंगे, तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले, तो बिल्कुल यही बात है, सॉवरेंटी का मतलब है इंडिया अपने घर में कुछ भी करे, बाहर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर वो मोरली थोड़ा गलत हो रहा है तो हाँ वो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो अपना कमेंट देने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो यहाँ पे आके दादागिरी नहीं कर सकते कि तुम ये बिल्कुल मत करो, ठीक है, वो मत करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, तो बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा चीज़ है, हम क्या करेंगे इसके साथ, वो हमारा मामला है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से सारे सही हो जाएंगे ऑप्शंस, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कॉमनवेल्थ का मेंबर हो चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर हो, क्लियर है, उसकी सॉवरेंटी को कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल नाउ द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, अभी तक इंडियन इंडियन प्रिएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? गौर करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, प्रिएम्बल की बात हो रही, तो एक ही बार हुआ है अभी तक। ठीक है, वंस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग, प्रिएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या एम करता है, किन चीज़ों को सिक्योर करने का एम करता है, कि क्या क्या चीज़ें सिक्योर रहनी चाहिए? पहला है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, बिल्कुल सही। बी है फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही। सी है फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। एंड डी है वेट, यहाँ पे प्रिएम्बल की बात हो रही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मैं बिल्कुल सही बोलता जा रहा हूँ और आप भी बीच में मुझे टोक नहीं रहे हो, मैं बोलते ही जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को सिक्योर करने की बात करता है? क्या फंडामेंटल राइट, सिटीजन की फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने की बात करता है? तो नहीं, उसके लिए तो अलग हमारे पास है ना भाई आर्टिकल्स, वो करता है। सिक्योरिटी टू टेन्योर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये भी नहीं करता। फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, ये भी नहीं करता। तो क्या करता है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये लाइन लिखी हुई है प्रिएम्बल में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी हुई है तो मैं वो आपको पढ़ के भी बता देता हूँ क्या लिखी हुई है। तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे प्रिएम्बल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट के कुछ लाइन्स है कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस। ठीक है, तो ये लाइन लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रिएम्बल इसको सिक्योर करने की बात करता है, यानी कि इंडिविजुअल के डिग्निटी को और नेशन के यूनिटी और अखंडता, मतलब अखंडता को सिक्योर करने की बात करता है, और भाईचारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बस इतना ही था,
चलिए, तो यहाँ पे आके हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमने वो कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जो मे बी घुमा फिरा के कहीं से पूछ दे तो पूछ दे, वरना पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, एसआई के एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका इनफ हो गया। इसमें से जहाँ से भी जितनी मर्जी जैसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, घुमा फिरा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसका आंसर करके आओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार फिर से कहता हूँ, लाइक करिए वीडियो को यार, शेयर करिए जितना हो सके। इतना मेहनत करते हैं हम लोग और शेयर ही नहीं करते आप लोग, मतलब ये कोई बात नहीं होती है। चलिए शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, तो वहाँ पे आके आप हमें फॉलो करिए। कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछिए, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, ठीक है। साथ ही साथ फेसबुक पे भी हमारा पेज है, तो वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं पेज को। और चलिए बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।